अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जो पीडीएम की तहरीक आगे बढ़ती जा रही है उसके असरात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि उन असरात के नतीजे में जो पीडीएम के कायदीन को तवक्को थी उससे कुछ ज़्यादा कामयाबी नज़र आ रही है और हुकूमत इस हवाले से हम अगर कह सकते हैं कि हवास बाख्ता दिखाई देती है। और आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में जो पीडीएम के जलसे हैं उनके असरात और नताइज क्या निकल रहे हैं। और हुकूमत ने जनाब अपोजिशन से एनआरओ मांग लिया है, और हुकूमत ने अपोजिशन से एनआरओ का कैसे मांगा है ये आप हमारी पूरा प्रोग्राम देखिएगा तो हम आपको बताएंगे। इससे पहले ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, पीडीएम का जो पहला जलसा था गुजरांवाला में, उससे पहले ही नज़र आ गया था कि अपोजिशन की जो तहरीक है ये ख़ासी जानदार होगी, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे इक़दामात शुरू कर दिए गए थे जिससे लग रहा था कि वो काफ़ी परेशान है इस तहरीक से। और आपने देखा कि उस जलसे से पहले गुजरांवाला में कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ। उस जलसे से पहले मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत पर जो है वो एक बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ। उसके साथ साथ जो है जब वो जलसा हो गया और उसके बाद दूसरा जलसा होना था कराची का, उसके दरमियान में वज़ीर-ए-आज़म ने एक तकरीर की अपनी टाइगर फोर्स से इस्लामाबाद में। उसमें वो खासे झुंझलाए हुए दिखाई दिए और वो काफ़ी उन्होंने उसमें ऐसी बातें की जो किसी वज़ीर-ए-आज़म को बहरहाल उनके मनसब के मुताबिक ज़ेब नहीं देती थी। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने अगर ऐसा किया तो यकीनन हम कह सकते हैं कि ये उस जलसे के असरात थे जो वो बोल रहे थे। उसके बाद नाज़रीन, जब कराची का जलसा हुआ, कराची का जलसा भी जो है वो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितना कामयाब रहा कि उसके फ़ौरन बाद जो है वो कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया गया। और वो गिरफ़्तारी कैसे हुई, आईजी सिंध को कैसे उठाया गया, अब ये सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं और आर्मी चीफ़ उस पर नोटिस भी ले चुके हैं और कोर कमांडर कराची जो है उसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं। नाज़रीन, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने जो दूसरा जलसा था उसके बाद एक उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर एक इंटरव्यू दिया ARY टेलीविज़न को और अपने 2 पसंदीदा एंकर्स को दिया। और उन एंकर्स के जो सवालात थे वो बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म के मिजाज और मंशा के मुताबिक थे, बल्कि उनके पूछने का अंदाज़ भी उनकी मंशा के मुताबिक था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म की खासी जिसे कहते हैं कि मदसराई पहले वो करते थे, उसके बाद वो सवाल करते थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझे तो एक मजाक लगता है कि आईजी कैसे उठाया गया। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म, अगर उन्होंने एक समझदारी का मुज़ाहरा किया पुलिस ने और अपने एक दूसरे इदारे को उसके साथ वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आए, तो इसके तो आपको उनको क्रेडिट देना चाहिए, ना कि आप सिंध पुलिस का मजाक उड़ा रहे हैं। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म का अपना ये म्यार रह जाएगा कि वो अपने ही आईजीज़ का मजाक उड़ाया, बजाय इसके कि उस आईजी के लिए, आईजी देखें वो सिंध का आईजी है लेकिन वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है जो वफाक के अंडर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पोस्ट करती है बंदे सारे। तो ये आप बजाय इसके कि आप अपने आईजी के साथ अगर कोई ज़्यादती हुई है और उसके ख़िलाफ़ आप बात करें, आप उसके ख़िलाफ़ ख़ुद कोई इंक्वायरी करवाएं, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। 3 दिन आपका पता ही नहीं चला कि आप कहाँ हैं। और उसके बाद जब आप आए हैं इंटरव्यू में तो आपने अपने ही आईजी का तमस्खुर उड़ाना शुरू कर दिया, यानी कि आप ये एक्सपेक्ट करते थे कि पुलिस को वहाँ पर मुज़ाहमत करनी चाहिए थी। फिर जो वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा गुस्से का इज़हार किया अदलिया पर कि जनाब वो अदालतें जो हैं वो ऐसे नहीं कर रही और वैसे नहीं कर रही, तो उसके साथ ही उन्होंने आर्मी चीफ़ के ऊपर भी एतराज़ उठा दिया कि जी आर्मी चीफ़ अपोजिशन वालों से क्यों मिलते हैं। तो बात यह है कि आर्मी चीफ़ तो पूरे मुल्क के आर्मी चीफ़ हैं, पाक फ़ौज पूरे मुल्क की फ़ौज है, वो किसी एक पार्टी की या किसी एक हुकूमत की या किसी एक अपोजिशन की इदारा नहीं है। अगर उनसे एक अपील की गई और उन्होंने इसमें इंटरवीन किया, ये इंटरवीन अगर आप पहले कर लेते तो शायद ये अपील भी ना करनी पड़ती आर्मी चीफ़ को और उनको इस मामले में इंक्वायरी भी ना होल्ड करनी पड़ती। तो नाज़रीन, इस वक्त 3 इंक्वायरियाँ उसकी हो रही हैं। एक इंक्वायरी जो है वो सेनेट के प्लेटफॉर्म से हो रही है, एक इंक्वायरी जो है सिंध हुकूमत कर रही है, एक इंक्वायरी आर्मी चीफ़ करवा रहे हैं। तो ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने जो इंटरव्यू दिया अपना, जो ARY को जिसको हम कहते हैं, कह सकते हैं कि प्लान्ट इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने जो गुफ्तगू की उसके हम कह सकते हैं कि वो जो 2 जलसे थे उनके असरात थे। जो पहले जलसे के बाद जो उन्होंने टाइगर फोर्स से खिताब किया उसमें उन्होंने जो दूसरों की नकलें उतारी, दूसरों के बुरे नामों से पुकारा। उसके बाद फिर जब ये दूसरे जलसे के बाद उन्होंने दूसरा इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने अपने ही आईजी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और अपने ही आर्मी चीफ़ के ऊपर तनकीद शुरू कर दी। आपको याद होगा कि इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ये कह चुके हैं कि जी मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो जनाब कोई शख्स जो नहीं है वो कहीं भी कोई ज़रूरी नहीं होता। ऐसे ही ज़रूरी लोगों से कब्रिस्तान जो है भरे हुए हैं। कोई हुक्मरान भी ना सदा रहता है और ना ही कोई ज़रूरी सदा रहता है और ना ही कोई शख्स इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई हतमी और आखिरी चॉइस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बात कर दें। आपको याद होगा कि पहले भी उन्होंने कुछ इस किस्म की बातें की कि मैं कारगिल में होता तो मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं आर्मी चीफ़ को सैक कर देता, मैं DG ISI मुझसे इस्तीफ़ा मांगता तो मैं उससे इस्तीफ़ा मांग लेता। अब वो कह रहे हैं कि मैं
आर्मी चीफ को नहीं मिलना चाहिए था। तो इस किस्म की जो गुफ्तगू है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत जो है वो झुंझलाहट का शिकार होगी। उसके साथ साथ नाज़रीन, मरीम नवाज़ जो हैं वो अब पहुंच गई हैं कोयटा जलसे के लिए। जो कल जलसा होने जा रहा है वो बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि बलूचिस्तान के जो हालात हैं उन हालात में जो जलसा अपोजिशन की जमातें करेंगी उसके भी असरात होंगे, क्योंकि पहले 2 जलसों के असरात तो हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ गए हैं। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं इस बात की तरह, हुकूमत ने अपोजिशन से NRO कैसे मांगी। आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म किसी भी सूरत में कभी भी अपोजिशन से बात नहीं करना चाहते थे। जब बिलावल ज़रदारी ने असम्बली के इब्तदाई इजलासों में तकरीर की और कहा कि जी हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, हम उनके साथ पूरा देंगे, जहाँ पे हमसे ताउन मांगेंगे हम करेंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने हमेशा उसको रिजेक्ट किया। जब शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर तकरीर की कि जी हमें एक मुआशी पॉलिसी मिलकर बनानी चाहिए, उसमें हम आपका साथ देंगे, उसको भी वज़ीर-ए-आज़म ने इंतहाई, जिसे कहते हैं ना कि शान बेनियाज़ी से मुस्तरद कर दिया। और आज तक वो कभी भी अपोजिशन के साथ बैठ के हुकूमत बात करने पर, किसी मामले पर तैयार नहीं होती। आज जनाब वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने जो नहीं है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपोजिशन को उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से दावत दी है कि जी आएँ बैठे, हम इस्लाहात पे बात करते हैं। तो नाज़रीन, इसके अब इस बात का अगर तज्ज़िया करें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है और वो क्या कह रहा है और उससे पहले हुकूमत का क्या मौक़िफ़ था। अब ये बात कहना कि जी ये तो जो है वो बिल्कुल भी हम अपोजिशन से बात नहीं करेंगे और ये करप्ट हैं और ये अब बेसिकली चोर हैं, ये केसेस वापस लेना चाहते हैं, ये तो वैसे एक गर्दान ही है, क्योंकि जो केसेस हैं भाई वो तो हैं अदालतों में। वज़ीर-ए-आज़म के पास तो कोई ऐसा इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी को NRO दे सके। तो वो ये तो ऐसे ही है ना, जो कोई बंदा किसी आदमी की बीवी को कह दे जी मैं तो तुम्हें तलाक मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो वो कहेगा तू मेरा शोर ही नहीं, तू मुझे तलाक किधर से देगा। तो वही बात है कि जब वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार ही नहीं है NRO देने का, तो वो पता नहीं देंगे कहाँ से। लेकिन ये बहरहाल एक लोगों को बताने के लिए होता है। वो साथ ही फवाद चौधरी ने ये भी कह दिया, देखें करप्शन के अलावा हम इस्लाहात पे बात करेंगे। अब ये बड़ी बारीक बात है। इस पर अगर आप देखें कि करप्शन के अलावा, करप्शन पे तो बात वैसे भी कोई नहीं है, करप्शन को एज सच कोई करप्शन का कोई केस भी कोई नहीं है, ना ही किसी करप्शन के केस में अभी तक ऑन रिकॉर्ड सज़ा हुई है, और जो केसेस चल रहे हैं वो बहुत मामूली नौइयत के, और जो केसेस अदालतों में उस पर वज़ीर-ए-आज़म के पास कोई इख्तियारात या उस पर बातचीत करने की कोई तुक भी नहीं बनती, क्योंकि अदालत की भी आप हुकूमत तो बात कर नहीं सकती। अब बात करते हैं कि जो फवाद चौधरी ने कहा कि इस्लाहात पे बात करेंगे, वो कौन सी इस्लाहात है जिसके बारे में बात करने की हुकूमत ने हामी भरी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो इस्लाहात है आइंदा होने वाले इलेक्शन के हवाले से इस्लाहात, कि उन इलेक्शन को शफाफ और गैर जानबदार बनाने के लिए इस्लाहात की जाए मुतलका कवानीन में। तो नाज़रीन, बुनियादी तौर पर हम इसको ये कह सकते हैं, हम ये तज्ज़िया कर सकते हैं कि हुकूमत अब नेक्स्ट इलेक्शन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गई है। ये आपको वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू से भी लगा होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं हुकूमत में ना भी रहूँ तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। वो खैर जो अपनी पार्टी को उन्होंने डिमोरलाइज होने से बचाने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन अब किस्सा मुख्तसर ये कि अपोजिशन से जो है, अब किस्सा मुख्तसर ये कि खुद उल्टा हुकूमत ने अपोजिशन से NRO मांग लिया है। वो एग्री हो गए हैं कि जी आए हम बैठे हैं, हम बात कर लेते हैं, और अगले इलेक्शन देखें किस चीज़ पे बात हो रही है। अगले इलेक्शन पे इस्लाहात की बात हो रही है। तो अगर अगले इलेक्शन की इस्लाहात पे बात हो जाती है तो पीछे क्या रह जाता है? तो पीछे तो सिर्फ जो है वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस होना बाकी रह जाती है। तो ये इसका मतलब ये है कि अब मामलात आहिस्ता आहिस्ता कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन की तरफ चल पड़े हैं, और ये रिज़ल्ट है अब PDM के पहले 2 जलसों का। अभी तीसरा जलसा कल होगा, तो देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। एक चीज़ और कि ये जो सियासत होती है उसमें जो बताया जाता है वो असल में होता नहीं, और जो होता है वो बताया नहीं जाता। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जी मैं खुद जाऊंगा और वज़ीर-ए-आज़म से बात करूंगा बरतानिया की, और उनको वापस लेकर आऊँगा, और जो है वो हम उसको डिपोर्ट करवाएंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को। तो जनाब, डिपोर्ट होने के अपने कवानीन होते हैं। वो सिर्फ उस सूरत में होता है कि जो बंदा है उसका वीज़ा वैलिड ना हो, या वो उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया हो, या वो बगैर वीज़े के गया हो। उसके अलावा डिपोर्ट का ऑप्शन नहीं होता। बाकी जो मुलजमान की हवालगी का मामला है उसमें भी ये बिल्कुल ले नहीं सकते, क्योंकि इनका हमारा आपस में कोई मायदा नहीं है। लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ सामने नहीं आ रही। आप देखें कि बरतानिया में लोग जो जाते हैं और वहाँ पर रहना चाहते हैं, उनको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अगर वो कुछ सियासी पनाह की दरख्वास्त देते हैं, या कि जी हम वहाँ रहना चाहते हैं। इनकी तो खैर वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको तो सियासी पनाह की ज़रूरत भी नहीं है नवाज शरीफ फैमिली को। वो क्या होता है, वहाँ पे लोग जाते हैं, पाकिस्तान में लोगों कहते हैं यार हमारे खिलाफ कोई पर्चा करवा दो, ताकि हम वहाँ की गवर्नमेंट को कह सके देखें जी हमारे खिलाफ तो वहाँ पे पर्चा है, तो लिहाजा आप हमें इधर रहने दें, और उस पर वो रुक जाते हैं वहाँ पर। तो इन्होंने ये किया है कि बेसिकली जितना शोर शराबा है ये इस वजह से कि नवाज शरीफ खौफज़दा हो जाए, और वो पाकिस्तान अगर आना चाहते हैं तो वो बेसिकली ना आए, इसलिए कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर जो है वो इनको वारा नहीं खाता। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये चाहे वो जेल के अंदर भी हों, वो हुकूमत जो है उस नवाज शरीफ का बोझ उठा नहीं सकती। ये हमारी राय, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। लेकिन
दरअसल हुकूमत यही चाहती है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में ना आएँ, लेकिन नवाज शरीफ वो शख्स है कि जो पहले भी आया परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और हथकड़ियाँ लगा के एयरपोर्ट से वापस भेजा गया, फिर वो बीवी को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर अपनी बेटी समेत सज़ा सुनने के बाद भी आ गया। लेकिन हुकूमत का जो सारा शोर शराबा और ये ज़ोर है ये नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए नहीं है, बल्कि इतना उनको परेशान करने के ताकि वो रुक जाए और वो ये समझें कि पाकिस्तान में हालात मेरी फेवर में नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो शाहदरा वाला पर्चा है जिसमें इन्होंने बगावत का केस दर्ज किया, तमाम मुल्ज़मान के नाम निकाल दिए, नवाज शरीफ साहब का नाम बाकी है। अब एक शख्स के ख़िलाफ़ बगावत का केस पाकिस्तान में मौजूद है, इससे ज़्यादा जो है वो हुकूमत क्या अनअनाउंस्ड सहूलत दे सकती है नवाज शरीफ को कि जी ये आप पर्चा है आपके ख़िलाफ़ बगावत का, आप वहीं पर रहें। तो ये बेसिकली वहाँ पर रहने के जवाज़ उनको खुद फराहम कर रहे हैं और कहते ये हैं कि ये हम पकड़ कर ले आएंगे। ऐसा चक्कर असल में है नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।